रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब लॉकडाउन में अगर है परेशान तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विमलेश द्विवेदी दे रहे हैं अपने YouTube चैनल में आपकी पढ़ाई का ध्यान। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने हमारे रेखा, किरण, रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाओं, समांतर रेखाओं आदि के बारे में अध्ययन किया। जो लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो देख लेंगे। जो ये वीडियो देख रहे हैं जरूर पिछला वीडियो देख लेंगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चलिए आपको जो बताने जा रहे हैं, आसन्न कोण, रेखीय युग्म, शीर्षांक कोण, संगत कोण, अंतःकांतर कोण और बाह्यकांतर कोण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप लोग 6वीं से लेकर 10वीं और आगे भी जब मैथ की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है आपको। जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोल दिए कि ये संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये संगत कोण बना रहे हैं, कांतर कोण बना रहे हैं, शीर्षक मुख विपरीत, ये रेखीय युग्म विपरीत है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपके समझ में, उस समय नहीं आता कि ये शीर्षक मुख कोण कौन से है, कांतर कोण कौन से कहलाते हैं, आसन्न कोण कौन से कहलाते हैं। तो इन सब समस्याओं का आपका जो परेशानी है उस परेशानी से दूर करने के लिए हम आपके बीच लेकर आए एक ऐसा वीडियो जो आपकी ये समस्त समस्याओं का निदान कर देगा। तो चलिए आइए आपको समझाते हैं किस तरह। जैसे मान लीजिए हमने पहली बात बताई आसन्न कोण, तो आपको एक चित्र के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमने कोण बनाया है और ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये मान लीजिए C हो गया। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको किरण के बारे में बताया था। इसका प्रारंभिक बिंदु एक अंत बिंदु और एक दिशा में परिमित रूप से विस्तारित वो किरण कहलाती है। यहाँ पर देखिए 3 किरणें हैं। तो आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है? आसन्न कोण की विशेषता होती है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों कोण एक ही बिंदु पर हो और उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य दो भुजाएं हैं उभयनिष्ठ ना होने वाली जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। ठीक है, आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे दो कोण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ ना होने वाली जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। कहने का तात्पर्य है, अगर इसकी बात करें तो AOB कोण AOB व कोण BOC ये जो होंगे आसन्न कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? O है। मतलब कोण अगर बात करें AOB, ये भी कहां पे बन रहा है? O पे बन रहा है। इसकी बात करें COB तो ये भी कहां बन रहा है? O में। और एक भुजा उभयनिष्ठ है, OB ऐसी भुजा है जो दोनों कोणों में है। ठीक है ना। और जो अन्य दो भुजाएं हैं मतलब OA और OC ये उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत ओर है। यही तो हमने बताया। क्या बताया? दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, शीर्ष उनका एक उभयनिष्ठ एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ ना होने वाली जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो। कहने का तात्पर्य एक ही बिंदु पर दोनों कोण बन रहे हो और उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और मतलब जो दोनों कोणों में, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों कोणों में हो। ठीक है ना। और जो अन्य दो भुजाएं हैं उभयनिष्ठ ना होने वाली जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत ओर हो। तो ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे रेखीय युग्म की ओर। तो रेखीय युग्म क्या कहलाता है? जैसे अगर बात करें तो ये O मान लीजिए, इसको अपन ने हमने नाम दे दिया A, ये दे दिया B, ये दे दिया C, तो ये दो भी आसन्न कोण कहलाएंगे क्या? ये रेखीय युग्म है। क्यों? क्योंकि हमने एक बताई है बात कि दो कोण ये आसन्न कोण है लेकिन ये रेखीय युग्म होंगे। क्यों? क्योंकि आसन्न कोणों का युग्म ही रेखीय युग्म कहलाता है। तो आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ ना होने वाली भुजाएं, इसमें एक भुजा तो उभयनिष्ठ होगी, क्या? BOC अगर बात करेंगे तो OC दोनों में आएगी। इसमें AOC मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कोणों में OC भुजा आएगी। तो मैंने क्या बताया? रेखीय युग्म क्या होता है? आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ ना होने वाली जो दो भुजाएं हैं मतलब OA और OB वो एक सरल रेखा में स्थित हो। आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिसमें
उभयनिष्ठ ना होने वाली भुजाएं एक सरल रेखा में स्थित हो, मतलब एक रेखा बनाती हो, तो ऐसे जो कोण होते हैं वो रेखीय युग्म कहलाते हैं। और रेखीय युग्म के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कहने का तात्पर्य इस कोण को इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर 180 अंश आएगा। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझ लें। और एक और आप ये भी बता सकते हैं कि आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग, जिन दोनों कोणों का योग 180 अंश अगर आएगा, समझ लीजिएगा रेखीय युग्म है। ठीक, अब ऐसे अगर बात करें तो आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ ना होने वाली भुजाएं मतलब एक सरल रेखा बनाती हो, उभयनिष्ठ ना होने वाली भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हो, तो ऐसे कोण रेखीय युग्म कहलाते हैं। रेखीय युग्म के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर तीसरा हमने बताया शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं? आप फिर से देखें, शीर्षाभिमुख कोण को समझ लें। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शब्द से ही स्पष्ट है। शीर्षाभिमुख दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शीर्षधान अभिमुख। क्या? शीर्षधान अभिमुख तो हो गया शीर्षाभिमुख। शीर्ष माने आ मिलकर बड़ा हुए संधि में अगर बात करें तो दीर्घ स्वर संधि है। तो शीर्षाभिमुख मतलब जिनके मुख एक ही ओर हो, ठीक है, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य कोण 2 व कोण 4, शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण 3 व कोण 1, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये मान लीजिए 40 अंश का है तो ये भी 40 का ही होगा। अगर इसको कोई निकालने के लिए कह देगा तो ये कितना होगा? 180 में से 40 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? रेखीय युग्म। हमने बताया कि आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिनमें उभयनिष्ठ न होने वाली भुजाएं सरल रेखा बनाते हो तो रेखीय युग्म, ये दोनों मिलाकर रेखीय युग्म बनाएंगे ना, है ना। मतलब इसका और इसका योग कितना होगा? 180। अगर हमको ये मालूम है कि ये 40 है तो 180 से 40 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। जितना ये होगा इतना ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ में आ गई? शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, 3 और 1। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो आमने सामने कोण हो, मतलब जिनको अगर मुंह एक तरफ मुंह फेर लेंगे दोनों, तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब हम आगे और ले चलते हैं आपको संगत कोण की ओर। तो चलिए संगत कोण को देखते हैं। तो यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं, उन्हें एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, मैंने अब इसकी जो परिभाषा में अगर बात करें, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण अंतःकांतर कोण बाह्यकांतर कोण बनते हैं। तो तिर्यक छेदी रेखा क्या कहलाती है? यदि दो समांतर रेखाओं को दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर कोई रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। इसमें तिर्यक रेखा क्या है? P। अब बात करते हैं हम संगत कोण की। तो संगत कोण क्या कहलाएगा? ध्यान रखिएगा, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण जो है वो संगत कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए संगत कोण की बात करें इसमें, तो संगत कोण कौन कौन से कहलाएंगे? ध्यान रखिएगा, दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर में एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण जो है वो संगत कोण कहलाता है। तो यहाँ पे 1 और 8 कोण 1 और कोण 8
4 और 7, कोण 4 और 7। इधर बात करें तो कोण 2 और कोण 5। इधर बात करें तो कोण 3 व कोण 6। ये संगत कोण होंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण वो संगत कोण कहलाता है। तो 1 और 8, 4 और 7, 2 और 5, 3 और 6, ये संगत कोण होंगे। ठीक है, फिर एकांतर कोण हमेशा तिरछे में माने जाते हैं। अगर अंतः एकांतर की बात करें तो 4 और 5 ये अंतः एकांतर होंगे। 4 और 5 ये अंतः एकांतर होंगे और 3 और 8 ये अंतः एकांतर होंगे। बाह्य एकांतर 1 और 6, 2 और 7। बात समझ में आ गई। संगत कोण कौन कौन से होंगे? 1 और 8, मतलब एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक ऊपर वाला कोण हो, एक मतलब बाहर हो, एक अंदर हो, ये संगत कोण कहलाते हैं। और इसमें 4 और 7, ऐसे ही 2 और 5, 3 और 6। और एक अंतर कोण की बात करें तो अंतः एकांतर क्या कहलाता है? तिरछा में अंदर वाला 4 और 5 ये अंतः एकांतर, 3 और 8 अंतः एकांतर, 1 और 6 बाह्य एकांतर होंगे, 2 और 7 बाह्य एकांतर होंगे। बात समझ में आ गई। आप सभी लोग इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी समस्याओं का समाधान हमारे YouTube चैनल विमलेश दुबे में जरूर प्राप्त करें।